चलिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेशों में तीसरा भू आकृतिक प्रदेश फिजियोग्राफिक रीजन, जिसका नाम है पेनिसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर इंडिया या इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत पर, पेनिसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, इसको देख रहे हैं, भारत का तीसरा भूआकृतिक प्रदेश है। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो अभी तक के जितने जितने भी हम 5 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटे हमने भारत को, 5 फिजियोग्राफिक रीजन में हमने इसको डिवाइड किया है, उनमें से ये सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक रीजन है। पूरे भारत का सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, देख लीजिएगा, मैप पे शो कर रहे कहां से कहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, कहां से कहां तक इसका विस्तार है देख लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से देखते तो देखो, हमने तो याला एरिया देख लिया, यहां तक का भाग हमने देख लिया है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर उत्तर का जो भाग है, ऊपर का जो भाग है, उसको हमने लगभग पढ़ ही लिया है, पूरा का पूरा लगभग पढ़ लिया है। अब यहां से जो बचा हुआ ये जो भाग है, ये जो बचा हुआ जो भाग है ठीक है, ये जो बचा हुआ भाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहां से, ठीक, ये जो भाग मिलेगा, ये जो अंदर का जो भाग है इसमें, ये जो अंदर का भाग है, इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, या अंग्रेजी में बोले तो पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ये आता है, देखो इसको आप गौर से देखना, ये जो भारत जो है, ये यदि इसको तीनों ओर देखे गौर से, तो भाई तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। देखिए इस ओर यदि हम देखते हैं, यदि हम वेस्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर अरेबिक ओशियन, अरब सागर, अरेबिक ओशियन, अरब सागर। नीचे आ जाए तो इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इधर आ जाए वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में आ जाए, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी स्थित है। मतलब तीनों ओर से भारत का ये जो साउथ वाला जो पार्ट है, ये तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? ओशियन से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। यदि हम अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी के अनुसार देखें, तो वह स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, वो पेनिसुलर या प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, प्रायद्वीप की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है कि वह स्थलीय भाग या स्थलीय खंड जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, जल से घिरा होता है, क्या कहलाता है भाई? प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत का ये जो दक्षिणी भाग है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको सभी को? अरेबिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और इसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, तीनों ओर से जल से घिरा है। इसीलिए भारत के इस भाग को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यही कारण है। ठीक है, यही कारण है कि इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। अब इसका यदि हम बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ज्यादा गौर से यदि इसको आप देखते हैं, बहुत अच्छे से यदि इसको आप देखते हैं, तो देखिए मैप में समझ में आ रहा है कि लगभग लगभग में ये जो है पूरे भारत का यदि देखने में आए, क्षेत्रफल भी देखेंगे इसका भी हम, यदि पूरी तरह से गौर से देखा जाए, तो ऐसा लग रहा है ना कि लगभग लगभग में आधा भारत इसी में शामिल है, लगता है ऐसा देखने पे, और ये वास्तविक भी है। ठीक है, ये जो है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 49% है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 49%, टोटल एरिया का, टोटल एरिया का। ठीक है, 49%, मतलब आधा भाग किसमें आता है? प्रायद्वीपीय भारत में। इसीलिए मैंने अभी बोला था कि भारत के विभिन्न जो फिजियोग्राफिक रीजन है, 5 जो हम पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा भाग जो है ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, अब इस प्रायद्वीपीय भारत को आप गौर से देखें, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलेगा? इसका एक्सटेंशन देखते हैं, विस्तार देखते हैं, विस्तार कहां से कहां तक है, तो देखिएगा, देखो शुरुआत देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये जो राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान,
राजस्थान से प्रारंभ होता है, राजस्थान के वे उत्तरी क्षेत्र से देखें तो राजस्थान से प्रारंभ होकर कि इधर यदि हम देखें तो यहाँ पर अंतिम में मेघालय तक जाता है इसका। ठीक है, यहाँ पर कहाँ तक जाता है, मेघालय तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, इस प्रकार से मेघालय तक इसका विस्तार है। और ये तो हो गया ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, राज्यवार देखा जाए तो हम ऐसा बता सकते हैं कि भाई राजस्थान से लेकर के मेघालय तक इसका विस्तार है। मेघालय तक यदि डायरेक्शन की बात करें तो पश्चिम में से पूर्व में ये विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, और यदि ऐसा देखा जाए दक्षिण में देखा जाए, ठीक है, दक्षिण में सॉरी ऐसा उत्तर दक्षिण में देखा जाए तो इस दिशा में देखें हम तो यहाँ पर राजस्थान से लेकर के नीचे में कहाँ तक, तो नीचे में कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी कहाँ आता है अभी, अच्छा कहाँ आता है कन्याकुमारी बता दीजिए, बताइएगा कन्याकुमारी कहाँ पर आता है, किसी को पता है यहाँ पर? तमिलनाडु में। किसी को ऐसा लगता तो नहीं कि केरल में आता है? ठीक है भाई, लगता है तो सुधार लीजिएगा, केरल में नहीं आता, केरल थोड़ा कोने में पड़ जाता है। ठीक है, ये अंतिम भाग जो ये कन्याकुमारी अंतिम भाग वाला, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं बता रहा हूँ, या फिर हम इसको ऐसा ले लें मोटे तौर पे, ठीक है, या ऐसा डायरेक्ट हम इसको यहाँ से ले लें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मध्य भारत के पठार से, यदि पर्टिकुलर लोकेशन बताऊं तो मध्य भारत के पठार से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं मध्य भारत का पठार, बीचों बीच से गिनूं तो मध्य भारत का पठार कहाँ आता है, ये आता है आपके मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है मध्य भारत का पठार, से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, तमिलनाडु डायरेक्शन देखी जाए तो ये हो गया उत्तर में और ये हो गया आपका दक्षिण में। ठीक है, इतना समझ लिए इसको। अब यहीं पर इनको देख लेते, ये तो हो गए पर्टिकुलर लोकेशन, स्थान के आधार पे आपको दिखा दिया। पर इनके यदि हम विस्तार में देखें पश्चिम से पूर्व तक की इसकी लंबाई कितनी है, तो पश्चिम से पूर्व तक ये 1400 किलोमीटर विस्तारित है। मतलब राजस्थान से लेकर मेघालय तक की इसकी जो सीमा रेखा मिल रही है वाली, ये कितनी है, ये 1400 किलोमीटर। जबकि यदि इसको हम इस दिशा से देखें, मतलब राजस्थान से देखें, इधर में यदि हम डायरेक्ट देखें राजस्थान से ऐसा, या फिर बोले मध्य भारत के पठार से देखें, तो यहाँ पर इसका जो विस्तार मिलता है वो 1600 किलोमीटर देखने को मिलता है। 1600 किलोमीटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, कितना समझ गए होगे आप, उम्मीद है। ठीक है, राजस्थान से मेघालय के मध्य की दूरी 1400 किलोमीटर और इधर में राजस्थान से लेकर के कन्याकुमारी के बीच की दूरी जो है वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, ये आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विस्तार में ही। टोटल जो इसका क्षेत्रफल है, मैंने बताया था कि टोटल एरिया का कितना परसेंट था, 49%। ठीक है, यदि हम ऐसा चेक करें तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल जो देखने को मिल जाता है वो मिलता है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, शायद आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था, मैंने हिमालय में बताया था, तो हिमालय का टोटल एरिया कितना था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का टोटल एरिया कितना था, कोई भी बोल सकते हैं इसमें आंसर बताइएगा जल्दी से। 5 लाख और किलोमीटर, बिल्कुल है ना। और यदि हम सेकंड में आए थे, मध्य भारत के विशाल मैदान का क्षेत्रफल 7.5 जी, 7.5 है ना, देखा था हमने। ठीक है, और अब उसके बाद बढ़ रहे, तो लगातार एरिया बढ़ते जा रहे हैं ना, क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, ये उनसे कई गुना ज्यादा है। अब वो 7 तो 7 दूनी, मतलब दुगुना है, इससे ज्यादा, दुगुना से भी ज्यादा है ये। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हुआ ना उनकी अपेक्षा, बहुत बड़ा हुआ, ऐसा देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर किसका, पेनिसुलर इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, अब ये कब बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इन पे बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, निर्माण देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन देखते हैं इसका। तो इसका जो फॉर्मेशन जो हुआ है, ऐसा कहते हैं कि सबसे प्राचीन हिस्सा है। तो जब हम पृथ्वी का जब निर्माण देखते हैं तो पृथ्वी के निर्माण में हमने देखा शुरुआत में पृथ्वी 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। ठीक है, जिसको हमने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना था। और उसमें भी हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी सबसे प्राचीन हिस्सा मानते हैं गोंडवाना लैंड को। और प्रायद्वीपीय भारत जो है
पृथ्वी के उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, प्राचीन हिस्सा माना जाता है उसका। ठीक है, तो निर्माण के समय देखा जाए तो ये पृथ्वी के सबसे प्राचीन हिस्से, सबसे प्राचीन भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अब इस सबसे प्राचीन भाग यदि ये है, ठीक है, सबसे प्राचीन भाग यदि ये है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे प्राचीन रॉक भी जो होगी, जो यहाँ पर जो चट्टानें मिलेंगी वो भी प्राचीन वाली होगी, पुरानी वाली होगी। तो कौन सी चट्टानें पुरानी होती है, सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती है? अखिलेश बताएंगे इसको, कौन सी रॉक? इग्नियस होती है, बिल्कुल इग्नियस तो होती है, पर उनको और कुछ नामों से जानते हैं। आर्कियन नाम सुना होगा आपने? हाँ, ये जो एरिया है इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। आर्कियन एज की, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनसे इसका निर्माण हुआ है। अब इनमें मुख्यतः कौन सी? तो इग्नियस रॉक आती है इनमें। ठीक है, मतलब इग्नियस रॉक का ज्यादा उपयोग है। उसके अलावा कुछ अपशिष्ट जो चट्टानें हैं वो चट्टानें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, पर इग्नियस रॉक मुख्यतः। एरिया या क्रम की बात करें किस समय में, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। निर्माण किस समय हुआ? यदि हम अर्थ के जो एज है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो निर्माण इसका कब हुआ होगा, तो प्री कैम्ब्रियन एक टाइम ड्यूरेशन मिलता है इसको, इसमें हमको प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण माना जाता है। उस समय में ये जो पेनिसुलर इंडिया है ये बना है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आपको यदि बता दे तो यदि क्वेश्चन कभी पूछ ले कि भाई भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन भाग में आपका पेनिसुलर इंडिया ही आएगा। ठीक है, और नवीनतम में हम देखते आ रहे किसका नाम आएगा? हिमालय का आएगा। भाई सबसे अभी भी बन रहा है, नया है, तुरंत का है, और ये सबसे पहले का है। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन भाग भारत का, सबसे नवीनतम भाग भारत का। ठीक, समझ गए इतना? तो निर्माण पृथ्वी के सबसे प्राचीन भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, वो देख लिया हमने, उसका भाग है। कब हुआ? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। कब हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक, ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत कैसे हुआ निर्माण, कहाँ तक विस्तार है, किस प्रकार का है, ये हमने देखे। टोटल एरिया देख लिए, ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंशन देख लिए, नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन देख लिए, एरिया देख लिए। ठीक है, पर ये जो प्रायद्वीपीय भारत, देखो हम पूरी ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? फिजियोग्राफी। ठीक है, स्थल आकृतियों को देख रहे हैं हम, यहाँ की भू आकृति को देख रहे हैं। तो जैसे हमने देखा सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यहां पर केवल और केवल पर्वत को पढ़ा, हमने पढ़ा। सेकेंड नंबर में जस्ट नीचे आए उसके, यहां पर हमने पूरे के पूरे मैदानों को पढ़ा। ठीक है, अब उसके बाद जो तीसरा जो पार्ट है, यहां पर अब एक देखो हर जगह अलग अलग फिजियोग्राफी देखने को मिल रही है। यहाँ पर्वत मिले, यहाँ मैदान मिले, अब यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ कौन कौन सी फिजियोग्राफी देखने को मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, यहाँ पर हमको दो फिजियोग्राफी देखने को मिलेंगी। इसको मिटा दे रहा है ना, लिख लिए होगे या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो फिर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर दो फिजियोग्राफी देखने को मिलती है मुख्यतः। इसके अंतर्गत स्थलाकृतियों की बात करें, फिजियोग्राफी की बात करें, दो, केवल दो। तो जिसमें एक मिलती है आपको पहाड़ी स्थलाकृति, पहाड़ी स्थलाकृति, और दूसरी मिलती है पठारी स्थलाकृति, पठारी स्थलाकृति। कहने का मतलब ये जो पेनिसुलर इंडिया है, ये जो पेनिसुलर इंडिया, इस पेनिसुलर इंडिया में दो ही फिजियोग्राफी देखने को मिलती है, एक पहाड़ी और दूसरी पठारी। ठीक है, पहाड़ी और पठारी स्थलाकृतियां यहाँ पर देखने को मिलती है, सबसे अधिक वेटेज इन्हीं का है। मतलब आप ये जो एरिया देखेंगे, यहाँ पर विभिन्न पहाड़ियों को देखेंगे, यहाँ पर विभिन्न पठारों को देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पहाड़ और पठार पढ़ेंगे पूरे भारत के इस जो क्षेत्र में कौन कौन से पहाड़ है और कौन कौन से पठार है। ठीक है, तो कैसे होते हैं पहाड़ और पठार, बताया था मैंने। पठारी स्थलाकृति कैसी होती है, पहाड़ कैसे होते हैं? तो पठार सॉरी पहाड़ी की बात करते हैं, पहाड़ी ऊंची, ऊंचाई तो दोनों की होती है, पर पहाड़ियों में चोटियां होती है। ठीक है, ऊपर जाकर के शंकुआकार में आकृति में होती है, जबकि पठार भी इतने ऊंचे हो सकते हैं, पर ऊपर जाकर के कैसे होते हैं? समतल होते हैं। ठीक है,
ऊपर जाकर के समतल होते। तो ये हो गए आपके पठार और ये हो गई आपकी पहाड़ियां, ये हो गई पहाड़ियां। ठीक है, तो पठार और पहाड़ समझ में आगे हो गए। ठीक, अब इनमें भी हम इस एरिया में कौन कौन सी पहाड़ी, उनका एक एक करके जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ लिया आप। इसमें मुख्यतः केवल दो चीजें पढ़ेंगे, पहाड़ी स्थलाकृति और पठारी स्थलाकृति, मतलब पहाड़ पूरे के पूरे और पठार पूरे के पूरे देखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यदि इतना हो गया तो उसमें अब एक पहली हेडिंग बनाएंगे पहाड़ी स्थलाकृति। पेनिसुलर इंडिया में पहली जो बनाएंगे आप इसमें हेडिंग पहाड़ी स्थलाकृति, पहाड़ी स्थल आकृति। ठीक है, क्लियर है इतना? पहाड़ी स्थल आकृति बना ली क्या? ठीक, चलेगा। अब इस पहाड़ी स्थलाकृति में भारत के इस हिस्से में कौन कौन सी पहाड़ियां, उनका जिक्र करेंगे, उनको विस्तारित तौर पे देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो पूरी पहाड़ियां घुमाऊंगा अब, है ना, एक एक करके पूरे दर्शन करेंगे। ठीक, तो पहाड़ी स्थलाकृति में मैंने बता चुका हूँ ये पहाड़ियाँ कैसे बनती है, पठार कैसे बनते हैं, इनके बनने के पीछे कौन कौन सी रिएक्शन होती है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया इसकी। जब हम इसकी फिजियोग्राफिक रीजन को देख रहे थे तब बताया था मैंने, याद है सभी को? हिरेन लेट हो जाते हैं और वो ठाकुर जी करते क्या है अपन घर में, म्यूट हो जाइए। हाँ, अच्छा, तो पटेल साहब अभी आराम से उठ रहे हैं, कोई बात नहीं, कल से जल्दी, है ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलता है ना। चलिए, तो पहाड़ी स्थलाकृति, ठीक, मैंने बताया था फिजियोग्राफिक रीजन जब पढ़ा रहे थे तब कि ये कैसे बनती है, तो मैंने रिएक्शनों के नाम लिया था कुछ। मैंने बोला था कि भी चार रिएक्शनों के कारण ही विभिन्न प्रकार की फिजियोग्राफिक का फॉर्मेशन हुआ है। जिसमें पहला नाम लिया था कि मैंने बोला इरोजन होता है, कुमुलेशन होता है, वेदरिंग होती है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, मतलब कि अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, निक्षेपण होता है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये चार प्रोसेस के कारण ही विभिन्न फिजियोग्राफी पूरे अर्थ में देखने को मिलती है। तो उसी बेस पे हमारे इंडिया में भी मिलेंगी। ठीक, तो जो पहाड़ी है ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण से बनी और पठार भी कहीं ना कहीं इन्हीं रिएक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अब पहाड़ियों में भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां उनमें देख रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले अब इस दिशा से स्टार्ट करते हैं, हमको देखना तो पूरे जगह की, पर यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, है ना? तो जो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर अरावली की पहाड़ी। पहली जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गया, पहली हेडिंग। ठीक, अरावली की पहाड़ी। ठीक है, अब इसका विस्तार कहां से कहां तक है इसको मैं यही मैप में बता रहा हूँ, इस मैप को मैं थोड़ा सुधार रहा हूँ, पर आप लोग यहीं पर गंदा मत करना, अच्छा वाला मैप बना लेना। ठीक है, मैं इसी में बता दे रहा हूँ। हो सके तो आप लोग मैप बना सकते हैं अपने 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 नोट्स में। ठीक है, देखिए, ये आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात से लगा हुआ ये जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा, ये राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है, फिर यहाँ ऊपर चले गए तो राजस्थान से लगा हुआ ये जो भाग है पंजाब, और इधर में आ गए तो आपका ये क्या है, आपका हरियाणा, और हरियाणा से लगा हुआ ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है आपका, ये क्या है, दिल्ली। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्या है। ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया पंजाब, है ना, ये हो गया हरियाणा और ये हो गया दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, तो जो अरावली जो की पहाड़ी जो है, अरावली की जो पहाड़ी है, इसके लिए हम देखें शुरुआत, तो इसकी शुरुआत गुजरात से होती है।
ये इस प्रकार से गुजरात से शुरुआत होती है, तो गुजरात, राजस्थान, उसके बाद जाती है हरियाणा, और हरियाणा के बाद पहुंच जाती है दिल्ली। ठीक है, दिख रही है आपको? ठीक, इस प्रकार से यहां से शुरुआत हुई और यहां पर जाके समाप्त हो गई। पर कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हुई उसको देखिए गौर से। ठीक है, मतलब विस्तार देखिए इसका। विस्तार इसका होता है पालनपुर से। अब ये पालनपुर जो एक है, यहां पर भी आता है गुजरात में। गुजरात के पालनपुर से इसकी शुरुआत होती है, तो यहां से कहां तक जाता है फिर गुजरात के पालनपुर से लेकर ये पहुंचा दिल्ली में। और दिल्ली में रायसेना हिल्स का नाम सुना होगा, रायसेना हिल्स, दिल्ली। ठीक है, तो शुरुआत हुई पालनपुर गुजरात से, और कहां तक पहुंची, तो रायसेना हिल्स दिल्ली तक। ये रायसेना हिल्स हो गई दिल्ली, और ये हो गया गुजरात। यहां तक इसका विस्तार है। आपने रायसेना हिल्स का नाम सुना होगा, रायसेना हिल्स को देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो अभी 15 अगस्त को हम तो नहीं दिखेगा, 26 जनवरी को हर वर्ष जब राजपथ पर परेड होती है, उस दौरान जब कैमरे दिखाए जाते हैं, उस कैमरे से पीछे में बड़े बड़े जो पेड़ दिखाई देते, ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है वहां पर, इसकी ऊंचाई काफी कम हो जाती है। वहां आप जाकर के ये मतलब वहां का जब एरिया देखें तो आसपास तो जंगल दिखाई देता है। आप राजपथ के नजदीक में, राष्ट्रपति भवन के पास, राजपथ के पास, ठीक है, वो जो जंगल दिखाई देता है वो रायसेना हिल्स ही है। एड्रेस में हम लिखते हैं राष्ट्रपति भवन के, तो राष्ट्रपति भवन कहां पर है, तो रायसेना हिल्स दिल्ली में। ठीक है, आप ऐसा एड्रेस देखते हैं राष्ट्रपति भवन का। ठीक है, तो विस्तार इसका वहां तक है, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसेना हिल्स दिल्ली तक। अब किन किन राज्यों में विस्तार है, तो राज्य यदि हम चेक करें तो यहां पर राज्य में देखिएगा कौन कौन से राज्य आ जाएंगे। तो राज्य में सबसे पहले देखो शुरुआत हुई गुजरात से, फिर गई कहां पर, राजस्थान, फिर कहां गई भाई राजस्थान के बाद, हरियाणा। देखो पंजाब जरूर दिखाया वहां पर, पंजाब में इसका कोई विस्तार नहीं है। और उसके बाद कहां पहुंच गए, दिल्ली। ठीक है, ऐसे ये 4 राज्यों में विस्तारित है। यदि कुल लंबाई देखी जाए, इसकी कुल लंबाई देखी जाए तो इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है, कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक, औसत यदि ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की यदि हम चर्चा करते हैं, तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग लगभग में 900 मीटर देखने को मिलती है। औसत ऊंचाई 900 मीटर इसकी देखने को मिल जाती है। ठीक है, 800 किलोमीटर लंबाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक 900 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई। और यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी की चर्चा करें, तो सबसे ऊंची चोटी, देखो कोई भी पहाड़ियां जो होती है, एक्चुअल में याद रखना, कोई भी पहाड़ हो, पर्वत हो, वो एकदम से ऊंचे नहीं होते। यदि इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पर कम, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते हुए जाएंगे। इधर भी जहां समाप्त होते हैं वहां पर भी धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं, एकदम से कम या एकदम से ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो इसका जो सबसे ऊंचा भाग जो है, सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। तो सबसे ऊंचा भाग जो है वो भी यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलता है, राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दिया आपको मैप में, यहाँ पर। ठीक है, ठीक, आपने नाम सुना होगा राजस्थान में अजमेर का, नाम सुना है अजमेर का? ठीक है, अजमेर में है माउंट आबू, वो भी नाम सुना होगा आपने। अजमेर में क्या है, माउंट आबू। और माउंट आबू में जो एक चोटी है, गुरु शिखर। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं, फिर यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, राजस्थान के अजमेर के माउंट आबू, माउंट आबू में जो गुरु शिखर है, उस गुरु शिखर चोटी को ही इसकी सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर के माउंट आबू में जो गुरु शिखर चोटी है, वही इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। माउंट आबू का नाम आपने काफी बार सुना होगा। ठीक है, माउंट आबू का नाम काफी बार सुना होगा। अजमेर का नाम आपने सुना होगा। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यही अजमेर में है। ठीक है, क्लियर है? इतना आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये विस्तार समझ में आ गया, निर्माण समझ में आ गया। अच्छा, सॉरी निर्माण नहीं बताया, अभी निर्माण देखते हैं कि कैसे बनी है। ठीक है, ऊंचाई हो गई इसकी, निर्माण देख लीजिएगा इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो ये जो
चट्टान, ये जो पहाड़ी है इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है भारत का। कौन सा? अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत है ये। मतलब इसका निर्माण जो हुआ है विभिन्न प्रकार की चट्टानों के मिश्रण से, वो अवशिष्ट से हुआ है, अवशिष्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, मिश्रित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। पर्टिकुलर किसी चट्टान का यहाँ पर वर्चस्व देखने को नहीं मिलता, विभिन्न प्रकार के चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से, भारत का सबसे पुराना पर्वत यदि आपको कभी क्वेश्चन पूछता है तो ये अरावली का पर्वत ही सबसे पुराना पर्वत है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन में आपके पास अरावली जरूर मिलेगा। ठीक है, पर्वत के भी अलग अलग टाइप होते हैं, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ठीक है, फिर इसके बाद वलित पर्वत। ठीक है, तो भाई ये जो है अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, हिमालय जो है वो वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, और यदि हम यहाँ अभी आगे पढ़ेंगे सतपुड़ा विंध्याचल पढ़ेंगे, ये दोनों के दोनों क्या है, ब्लॉक पर्वत है। क्या होते हैं ये तीनों बता देता हूँ। अवशिष्ट पर्वत जिनमें विभिन्न प्रकार के मटेरियल से इसका निर्माण हुआ है, विभिन्न रॉक्स से मिलकर के बनी हुई, पर्टिकुलर कोई एक रॉक नहीं मिलती। ठीक है, और हिमालय की बात हमने देख ली कि वहां फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग के कारण उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, किन्हीं दो प्लेटों के टकराने से उसका निर्माण हुआ है। और ब्लॉक पर्वत क्या होती है, ऐसी पर्वत जिनके दोनों ओर से नदियां बहती है, दोनों ओर नदी घाटियां होती, बीच में अचानक से ऊंचा पर्वत आता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। अभी आगे पढ़ेंगे तो और विस्तार से बताऊंगा ब्लॉक पर्वत को। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत विभिन्न अवशिष्ट पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है, अवशिष्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। आया समझ में? भारत का सबसे पुराना पर्वत, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, भारत का सबसे पुराना, तो सबसे पुराना पर्वत कौन सा हो गया आपका? ये अरावली हो गया। नवीन में आ जाएगा तो आपका हिमालय चल ही रहा है, अभी भी बन रहा है तो नया है, सबसे नया वही आ जाएगा। ठीक है, सबसे पुराना ये। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी यही भारत में। ठीक, क्लियर है इतना? अच्छा, एक और बड़ी बात, जैसे मैंने बताया कि राजस्थान के अजमेर में है, तो भाई ये जो राजस्थान के इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर अजमेर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अब बहुत सारे जो झीलें के किनारे में विभिन्न झीलें देखने को मिलती है, और विभिन्न झीलों से विभिन्न नदियां, जैसे माही नदी, लूनी नदी, ठीक है, ये इसके किनारे से निकलती है। जैसे साबरमती नदी जो है ये इसके किनारे से निकलती है। लूनी के बारे में आपने सुना होगा, एकमात्र ऐसी नदी जो जो निकलती जरूर है वहां से, पर अंतिम समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, अरब सागर में नहीं पहुंचती, बीच में ही गायब हो जाती है, इस कारण से जानी जाती है। माही नदी की बात करें तो यहाँ पर जो माही नदी है वो अलग है, और मध्य प्रदेश की माही नदी अलग है। ठीक है, ये जो माही नदी है अरब सागर में मिल जाती है, मध्य प्रदेश की जो माही नदी है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो माही नदी है भाई, वो भी बहते हुए इधर ही आती है। एक सेकंड, है ना, लूनी माही, हाँ, वो जो नदी है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, दो बार काटती है, क्लियर है, इतना याद रखना। ठीक, तो ये माही अलग है, वो माही अलग है, याद रखना दोनों को। ठीक है, हो गया इतना। भैया जो लूनी नदी है, लूनी नदी इसके मतलब कहना चाहिए अरावली पर्वत के किधर से निकलती है, हम डायरेक्शन की बात करें तो पश्चिम से निकलती है, मतलब इस नदी के इसके इस साइड से निकलती है पूरी नदियां, लूनी, माही, साबरमती। ठीक है, क्लियर इतना? तो यहाँ पर माही, लूनी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगा तब ये पूरी नदियों की लोकेशन शो करवाऊंगा। फिर ये आपको पूछूंगा अरावली पर्वत कैसा है, कहाँ है, तब आपको बताना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बताया था अजमेर में है, जो बहुत ज्यादा फेमस रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पोखरण का नाम आपने सुना होगा, पोखरण। ठीक है, पोखरण राजस्थान में आता है, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुए थे, बताया था। अभी एक दिन पढ़ाया भी था मैंने कि 11 मई को क्या मनाया था हमने, प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, क्यों मनाते मैंने बताया था, क्योंकि हमने 11 मई 1998 को क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था, दूसरा वाला। ठीक है, पहला वाला 1974 को हुआ था, 1974 को हुआ था, और सेकंड वाला 1998 को हुआ था, क्लियर है। ठीक, तो पोखरण में ही हमने परमाणु परीक्षण किए थे, तो ये पोखरण यहीं पर आता है राजस्थान में, अरावली के पश्चिम में। ठीक है, अच्छा, एक और बड़ी बात, अरावली का बड़ा योगदान रहा जलवायु को लेकर के। हमारे यहाँ मरुस्थल के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान अरावली का है। जब हमारे मानसून आता है तो मानसून कहाँ पर तैयार होता है, इस क्षेत्र में, और यहाँ से तैयार करके दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा, दोनों शाखाओं में बढ़ करके ऊपर की ओर जाता है। यहाँ से एंटर नहीं कर पाता, रीजन ये है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां देखने को मिलती है, अभी हम पढ़ेंगे उनको। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और पूर्वी घाट की पहाड़ियों की अत्यधिक ऊंचाई के कारण
ये मानसूनी हवा यहाँ से इंटर करके इस ओर जाती है दोनों किनारों से, और जहां से जगह मिलती है वहां से फिर इंटर करती है, जैसे यहाँ से, ठीक है। जब यहाँ से एंटर करती है तो अरावली पर्वत से होते हुए जाती है। अब अरावली पर्वत जो है ऐसी सीधी है, मतलब समानांतर है इन हवाओं के, इस कारण से ये हवाओं को रोक नहीं पाती, और इसी कारण से कि ये हवाएं राजस्थान में प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती और वहां पर बारिश कम होती है, इस कारण से वहां पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये इसका बड़ा रीजन है। अरावली पर्वत यदि यहाँ पर ऐसा होता, मतलब इस डायरेक्शन में होता, तो शायद जो आज मेघालय में बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश आपकी गुजरात और राजस्थान में होती, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब उसको हम हटा भी नहीं सकते, जैसा का वैसा रहेगा, पर्वत है भी, ठीक। तो मरुस्थल क्यों बना है उसके पीछे रीजन भी क्या है, अरावली पर्वत है, ठीक है। इसके इसी के कारण है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कम बारिश होती है इस क्षेत्र में, ठीक है, कम बारिश होती है, ऐसा रहता तो ज्यादा बारिश होती। तो एक प्रकार से ये जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है ना, जलवायु को ये प्रभावित करता है, हम ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें इसके अंतर्गत है। अरावली पर्वत समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद विभिन्न पहाड़ियां और है, उनको भी हम पढ़ेंगे एक एक करके, विस्तारित तौर पे पढ़ेंगे। एक एक पहाड़ियां पढ़ाऊंगा पर आपको याद करनी पड़ेंगी, सब याद करते चलोगे तो आगे कंटिन्यू पढ़ाते चलूंगा ऐसे विस्तारित, ठीक है। इतना समझ गए होंगे सभी लोग। बारिश कम होने के पीछे रीजन भैया, यहाँ से जब जलवायु, जब मानसूनी हवाएं जब जाएंगी तो मानसूनी हवाओं को रोकने के लिए कोई तो चीज चाहिए, और रुकेंगी तब तो बारिश करेंगी ना, ठीक है। हवाओं को अवरोधक की जरूरत पड़ती है, मानसूनी हवाओं को अवरोधक होंगे तो जो पानी भरे जो बादल उसके साथ उड़ रहे हैं वो रुकेंगे, अब रुकेंगे तो भाई वहां पर बारिश होगी। अब उनको रोकने वाला कोई होगा ही नहीं, तो बारिश होगी क्या, नहीं होगी ना। अब यहाँ से क्या ये रुकता नहीं, इसको समानांतर हो जाता है तो सीधे सीधे चल जाती है। अब ऊपर जाकर के फिर कहीं वो हिमालय का असर पड़ता है, तब जाकर के वो फिर ऊपर टकरा करके, पहले दिल्ली में बारिश होती थी, धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में मानसून ऐसे आते जाता है तो इधर में बारिश होने लगती है। इधर से भी आता है तो फिर इधर से ऐसा मुड़ के यहाँ से ऐसा आता है, तब बारिश होती है। पढ़ाऊंगा मानसून तब समझाऊंगा और अच्छे से, ठीक है। समानांतर है, यदि ऐसी आड़ी हो जाती तो ज्यादा बारिश होती है इस क्षेत्र में। हो गया इतना, समझ गए सभी लोग, कोई दिक्कत किसी को। दिलेश्वरी जी समझ में आ गया पूरा। आज श्रद्धा जी नहीं पहुंचे, पूनम जी समझ में आ गया आपको, बोल दिया करे आप लोग। अच्छा मैसेज कर देते, कोई बात नहीं, मैसेज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी आ गया आ गया, बिल्कुल। रत्ना जी कोई दिक्कत, सानू आ गया, रत्ना जी नहीं है। आज काजल नहीं है रत्ना, स्नेहा जी आ गया समझ में पूरा, छाया आ गया, वर्षा समझ में आया आपको, कोई दिक्कत यहाँ पर। पता नहीं है काजल जी का, कोई बात नहीं, वर्षा जी कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया, ठीक है। अखिलेश समझ में आ गया है, कालिनी आपको भी आ गया। देखो ये चीजें थोड़ी सी भैया विस्तारित है, आप मेरा साथ दो। ज्योग्राफी में आपको रटाना नहीं चाहता, समझाना चाहता हूँ, एक बार समझ गए ना दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्योग्राफी इतनी आसान भी है, न तो फिर इतनी कठिन भी कि आप कई बार भी समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी। और ज्योग्राफी को पढ़ाना मतलब किसी चीज समझना पड़ता है, आप सेल्फ नहीं पढ़ सकते भैया इसमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हमको समझना होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी जो होती है थोड़ी अलग होती है, उनको समझना पड़ता है। तो एक बार पढ़ो बेहतर पढ़ो, एक बार तैयार हो गया तो फिर लाइफ टाइम काम कर आएंगी, है ना। बहुत अच्छी चीज है, मैपिंग करो भाई हर जगह, जितना पढ़ा रहा हूँ इन चीज की आप मैपिंग करते चले, इसकी आप नोट्स प्रॉपर तैयार करें, ये आपके लिए अच्छा होगा, लाइफ टाइम के लिए अच्छी होगी। हर टॉपिक के बाद दो चार लाइनें छोड़ दिया करें कि कभी कोई चीज अपने को मिला तो उसको अपडेट कर सकते, क्योंकि ये ज्योग्राफी अपडेट होते रहती है। अब यहाँ पर विभिन्न चीजें अपडेट होते रहेंगी, दो चार सेक्टर्स में जुड़ते जाते हैं, है ना। इसलिए हमेशा हर टॉपिक के बाद दो चार लाइनें छोड़ दिया करें, हर टॉपिक नए पेज से स्टार्ट करें। ये बहुत सारी चीजें होती है ना, एक बार तैयार कर लो फिर जरूरत नहीं है। फिर वेटेज भी इसका बहुत है, हर एग्जाम में, सेंट्रल की एग्जाम हो स्टेट की एग्जाम हो, हर जगह इसका वेटेज अच्छा है। और एक बार तैयार कर लियो तो आपके फिर इससे क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना भी कम होती है। और आजकल ज्योग्राफी फैक्ट वाली नहीं आती, समझ वाली आती है, इसलिए हमको हर चीज हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए, पूरा मैप हमारे माइंड में आना चाहिए, तब जाकर के आप इसी क्वेश्चनों को राइट कर पाएंगे, है ना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही,
ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।